सरकारी काम कराने के लिए भले ही आपको महीनों चप्पल घिसनी पड़ती हो, लेकिन देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक को करोड़ों का फंड मिल गया, वो भी बिना मांगे। भारत सरकार के खर्चा पानी पर निगाह रखने वाली संस्था कैग की रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बड़ी दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं। आज के खर्चा पानी में हम इन्हीं जानकारियों पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि एसबीआई को मोदी सरकार ने बिन मांगे कितने करोड़ दे दिए हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि सरकार बैंकों को पैसे क्यों देती है, इसके नियम कायदे क्या कहते हैं। इसके अलावा आपके काम की दो जरूरी खबरों पर भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने में कितनी मोहलत और दे दी है। साथ ही ईपीएफ पर अब कितना ब्याज मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को मोदी सरकार ने बिना मांगे 8,800 करोड़ रुपए दे दिए हैं। यह पैसा बैंक को फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 में दिया गया। अब कैग की एक रिपोर्ट में पहली बार इसकी विस्तार से जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट को 27 मार्च सोमवार को संसद में पेश किया गया। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिकैपिटलाइजेशन के लिए एसबीआई को ये पैसा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि एसबीआई ने सरकार से पैसे मांगे ही नहीं थे, फिर भी मिल गए। कैग की रिपोर्ट बताती है कि डीएफएस ने एसबीआई को पैसा देते समय अपने ही मानक के हिसाब से आकलन करना जरूरी नहीं समझा कि बैंक को पैसे की जरूरत है भी या फिर नहीं। डीएफएस केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि सरकार बैंकों को पैसे क्यों देती है। दरअसल सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बीच बीच में पैसे देती रहती है। हालांकि ये फंड पूरी तरह ठोक पीट करने के बाद ही दिया जाता है। इसके अलावा सरकार आरबीआई के नियमों के हिसाब से बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ समेत कई चीज़ों की निगरानी करती है। आपको बता दें कि आरबीआई बैंकों को जब लाइसेंस देता है तो कई तरह के नियम बनाता है और बैंक ठीक से काम करें इसकी निगरानी भी करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। इनको संकट से उबारने के लिए आरबीआई समय समय पर जरूरी फैसले करता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इसी तरह का एक फ्रेमवर्क है जो किसी बैंक की वित्तीय सेहत का पैमाना तय करता है। आरबीआई को जब लगता है कि किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं है, उधार दिए पैसे से आय नहीं हो रही और मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तो उस बैंक को पीसीए में डाल देता है। इन मामलों के माहिर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल। वो कहते हैं कि रिजर्व फंड में रखा गया पैसा एसबीआई को दिया गया। बेसिकली क्या है, ये एक सिस्टम ये है कि जो बैंक है वो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पास, उसको अपनी बताता है कि मेरा एस्टिमेट ये है, मुझे इतना पैसा चाहिए कैपिटल के लिए, मेरी एसेट्स इतनी रिस्की हैं, ऐसे पैसे आ रहा है। तो पूरा सिस्टम एक बना के, जैसे हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, वो एक कैपिटल प्रोजेक्शन बना करके डीएफएस को देता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो करता है, अपने पास डिस्कशन करता है, उनके ऑफिसर्स को बुलाता है, उनसे पूछता है क्या कहानी है, कैसे क्या है। ऐसे करके ये पैसा जो है असेसमेंट किया जाता है। तो इस केस में भी असेसमेंट किया गया, पर ये उस 8800 करोड़ रुपए जो है वो रखा हुआ था इन्होंने रिजर्व फंड में, लेकिन उसको भी इन्होंने जो उठा करके स्टेट बैंक को दे दिया, जबकि ये प्रपोजल में था ही नहीं किसी भी तरह से। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ बैंक है, हिंदुस्तान का सबसे लार्जेस्ट बैंक है, तो हमने इसलिए दे दिया। तो उन्होंने जुलाई 2022 में अपना जवाब भी दिया सीएजी को, लेकिन वो जवाब सीएजी को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि साहब ये क्या तरीका हुआ, आप या तो सबके लिए एक जैसा फार्मूला बनाइए। तो ये है मामला, वो 8800 करोड़। पिछले साल रिजर्व बैंक ने 1% कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से सरकार को और पैसा 1% डालना पड़ा, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, तो वो तो डल चुका था। ये उसके ओवर एंड अबव डाला, एक्स्ट्रा कुशन देने के लिए उनको पैसा दे दिया। जो प्रॉम्प्ट एक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो जो हमने अभी एक सिनेरियो की बात की कि अचानक से लगता है कि कहीं हमारे जो एसेट्स हैं वो वीक हो गए हैं या एनपीए बढ़ रहा है किसी बैंक का, तो सरकार को अचानक से पैसा डालना पड़ता है। तो एक मैकेनिज्म है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन करेक्टिव मेजर्स, पीएससी। तो पीएससी के अंडर डाला जाता है। तो ये सरकार ने जो पैसा डाला, जो डाला तो पीएससी के अंदर ही एडिशनल वाले में, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने मांगा ही नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि सरकारी बैंकों को पैसे देने के लिए डीएफएस ने आरबीआई नियमों के दायरे से बाहर जाकर फैसले लिए। रिजर्व बैंक ने पहले ही सुझाव दिया था कि बैंकों को 1% ज्यादा रकम दी जानी चाहिए। इसकी वजह से बैंकों में करीब 7,786 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी डाली गई थी। एसबीआई ही नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी वित्त वर्ष 2019-20 में 831 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि बैंक ने 798 करोड़ रुपए ही मांगे थे।
विनोद रावल इसकी एक दिलचस्प वजह बताते हैं। ऐसा ही कुछ मामला बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी है। उनको भी उन्होंने 798 करोड़ मांगे और 831 करोड़ दे दिए, 33 करोड़ फालतू दे दिया, क्योंकि वो अपने यहाँ लैप्स हो रहा था पैसा रिजर्व फंड से, तो उठा करके उस बैंक की कैपिटल में डाल दिया। तो बेसिकली इसमें वायलेशन ये है कि आप सारे बैंकों पर एक ही रूल लगाइए ना। ऐसा नहीं आप कर सकते कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक को आप अलग तरह से कर रहे हैं और एक को अलग तरह से कर रहे हैं। तो ये शिकायत है सीएजी की एक तरह से रिपोर्ट के अंदर, जबकि 2017 में ये फैसला हो चुका था कि अब हम जो है एक सिस्टम के तहत काम करेंगे। तो अपने ही सिस्टम को ब्रेक करके और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने ऐसा किया है। तो ये है पूरा मामला। ये मामला ये होता है कि रिजर्व बैंक ने कुछ कानून बनाए हुए, जैसे हम व्यापार करते हैं तो हम अपनी पूंजी डालते हैं, तो ऐसी सरकार अपनी पूंजी बैंकों में डाली हुई है उन्होंने। और रिजर्व बैंक की कंडीशन है कि आप इतने % जो है वो कैपिटल आपकी रहेगी, तो हमारा पैसा जो बैंक के साथ सुरक्षित रहे, बचा रहे, तो उसके लिए भारत सरकार अपना पैसा डालती है, अदरवाइज तो उसका कंट्रोल कैसे होगा। तो बैंक के जो शेयर है वो सरकार के पास रहते हैं, सरकार अपनी पूंजी कैपिटल डाल करके अपनी इक्विटी में वो पैसा डाल देती है। तो वो एक परसेंटेज है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, एक आम आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं है वो कितने % होता है, किसके लिए क्या होता है। पर रिजर्व बैंक ने ऐसा एक कानून बनाया हुआ है और वो घटाती बढ़ाती रहती है समय के हिसाब से, तो उसमें करेक्शन भी आता रहता है, प्रॉम्प्ट एक्शन भी होता है, कई बार करना पड़ता है। अचानक से बाजार में पैसों की मांग बढ़ गई तो अब पैसा तो कहां से आएगा। तो जो मालिक होते हैं, जैसे भारत सरकार इन बैंकों की मालिक है, तो मालिक अपने वेंचर में, अपने व्यापार में पैसे डालता है, तो ऐसे सरकार कैपिटल डालती है और जब जरूरत होती है विड्रॉ भी करती है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, हम वापस निकाल लेती है, जिसके अंदर हम कह देते हैं कि बैंक को बेच दिया, भारत सरकार ने जो है एसेट्स को बेच रही है। तो ये भारत सरकार के एसेट्स हैं। तो भारत सरकार ने ये जो पैसा डाला बैंकों के अंदर, हर बैंक की एक पूंजी सरकार ने अपने पास रखी हुई है, इसलिए इनको सरकारी बैंक कहा जाता है। इसलिए ये ऐसा नहीं हमारा पैसे से तो बैंक चलता है, लैंडिंग सारी उससे होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनको कुछ कैपिटल एडिक्वेसी रखनी पड़ती है। ये तो होगी एसबीआई को बिना मांगे कुबेर का खजाना मिलने की बात। अब बात करते हैं तो ऐसी जरूरी खबरों की जो आपके बेहद काम आने वाली हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। अब समझ लीजिए कि ये जानकारी आपके लिए क्यों जरूरी है। इसके अलावा खुशखबरी है उन कर्मचारियों के लिए जिनका प्रोविडेंट फंड कटता है। खबर ये है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वित्त वर्ष में प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन महंगाई के इस दौर में जितना आ जाए उतना अच्छा। देखिए, सरकार ने 31 मार्च की तारीख 30 जून बढ़ा दी है, ऐसा अभी तक खबरों में है। नोटिफिकेशन की कॉपी अभी मैंने तो देखी नहीं है, शायद आपके पास आ गई हो, लेकिन बढ़ गई है, बिल्कुल ट्वीट आ गया है। तो जो 1000 रुपए पेनल्टी लग रही थी वो तो लगेगी, क्योंकि डेट बढ़ाने का मतलब ये है कि कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी तो उन्होंने लगाई नहीं है और लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 2 दिन से तो आधार से पैन लिंक हो ही नहीं रहा है, वो इनकम टैक्स की अपनी साइट नहीं चल रही थी, तो शायद इसी वजह से उन्होंने इसको डेट को बढ़ाया और लोगों को दिक्कत भी आ रही थी। लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को छूट दी हुई है जो मैं यहाँ बताना चाहूँ, अगर 1 सेकंड आप मुझे दे दें तो, कि जिनके पास आधार नहीं है उनको लिंक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। इसी तरह से कुछ नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी नहीं है, कि जो बाहर है उनको आधार की जिनके ऊपर मैंडेटरी आधार अप्लाई नहीं होता उनके लिए जरूरत नहीं है। तो पेनल्टी अभी भी 1000 रुपए जो लग रही है वो लगेगी। ये आज का खर्चा पानी, ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।